हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, इसके जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका जो डी फार्म का जितनी बार एग्ज़ाम हो चुका उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कल हमने लिखा था और उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाली है। उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चन को देख लें। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, इसको आप डिफ़ाइन कर दीजिए हिंदी इंग्लिश मिक्स में। तो दोस्तों हमने कल से बहुत मेहनत की, मेहनत करके इसको लिखा आपके लिए। लिखने के बाद आज हम वीडियो बना दिए हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप अगर इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट का पेपर है तो वह बहुत अच्छा होगा। इसी में से सब क्वेश्चन आएंगे। एक दो क्वेश्चन आप अदर कहीं से पढ़ लें, उसके बाद आप अगर इतने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इन्वायरमेंट का पेपर पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे आपको फार्माकोलॉजी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चन को हमने खुद अपनी भाषा में यानी सेल्फ नोट से हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाया है। आप लोग बार बार वीडियो देखें, वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम को देने चले जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दे दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपके उन क्वेश्चन का, राइट ए ब्रीफ द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी क्या है उसका आपको इंट्रो देना है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन थे आपके, यानी 40 क्वेश्चन थे, 35, तो उनका जो भी इंट्रो है यानी जो क्वेश्चन आपका सामने लिखा हुआ है हमने उसको ज़्यादा नहीं डिफ़ाइन किया है। हमने बस आपको मेथड बता दिया है कि आप ऐसे लिखें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चन को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा अपना मिक्स करके पेपर को दे दें। तो आपको इकोलॉजी के बारे में बताना है, इकोलॉजी क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इकोलॉजी शब्द ग्रीक से लिया गया है। जो इकोलॉजी शब्द होता है वह ग्रीक से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग, यानी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं यानी इकोलॉजी। यानी जो भी आपके आस पड़ोस में घर बने हुए हैं या पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वह सब आपके इकोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके बाद इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है, इकोलॉजी ओइकस शब्द से लिया गया है। जो ओइकस शब्द है यानी जो ग्रीक का ओइकस शब्द है उससे इकोलॉजी शब्द लिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ इसमें लिखा हुआ है, जो आपका इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है यानी अपने चारों तरफ की स्टडी करना, जिसमें एनिमल प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन प्रेजेंट होते हैं एंड अदर थिंग प्रेजेंट होती हैं। इन सब की स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। यानी अपने आस पड़ोस चारों तरफ स्टडी करना, उनकी जानकारी लेना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवी, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, इनकी स्टडी करना। और आप जिसको भी देखते हैं आपके आस पड़ोस की चीज़ों को, वह सब आपके इकोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर इसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। हमने थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है, आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी 2 टाइप के होते हैं। जो इकोलॉजी होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। इसका पहला टाइप है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि जब एक स्पीसीज़ पर स्टडी की जाती है, यानी आप किसी एक प्रजाति पर स्टडी करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। और उसके बाद जो आपकी साइने इकोलॉजी है, साइने इकोलॉजी में क्या होता है, जब किसी यानी साइने इकोलॉजी जब किसी स्पीसीज़ के बहुत ग्रुप पर स्टडी की जाती है, यानी बहुत से स्पीसीज़ की आप ग्रुपिंग में स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं साइनो इकोलॉजी। तो दोस्तों आपको हमने बताया इकोलॉजी क्या होता है, अपने आस पड़ोस
जो भी चीज़ें हैं उन पर स्टडी करना, उनकी जानकारी लेना, ये आपकी इकोलॉजी होती है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया आपको हमने, यानी इकोलॉजी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटो इकोलॉजी, इसका मीन्स होता है कि जब एक स्पीसीज़ पर स्टडी की जाती है तो उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, और जब बहुत से स्पीसीज़ पर स्टडी की जाती है तो उसको साइनो इकोलॉजी कहते हैं। फिर आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उसमें आपका सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से डिफ़ाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, आप इसको देखें। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसी क्रिया होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है वह एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमारी पृथ्वी की सरफेस गर्म होती है। यानी जो अर्थ होती है उसकी जो सरफेस होती है वह गर्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ग्रीन हाउस अर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये अर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता दोस्तों, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री तक होता। जब -18 डिग्री तक आपका पृथ्वी का टेम्परेचर होता तो यहाँ ह्यूमन रहना इम्पॉसिबल हो पाता, और अर्थ पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाता। यह सब ग्रीन हाउस का ही इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में जो आपका टेम्परेचर है वह मेंटेन रहता है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है -18 डिग्री तक चला जाएगा। फिर इसमें बताया है हमने कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट 2 टाइप के होते हैं। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यानी नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? यह इफ़ेक्ट नेचुरल होता है, यह ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यानी आपका नेचुरल इफ़ेक्ट कैसे होगा? आपके सन से जो भी आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो पृथ्वी पर किरणें आ रही हैं, उनसे ये इफ़ेक्ट होता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यानी इस प्रकार का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ह्यूमन के द्वारा होता है। जब ह्यूमन के द्वारा कोई ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन ग्रीन, जो भी आपका ह्यूमन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। फिर एक हमने छोटा सा फिगर बनाया है, इसको हम समझाते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने में बहुत आसानी होगी। देखिए आपका ये सन बना हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है बस। देखिए आपका ये सन बना हुआ है, यहाँ पर ये सन बना हुआ है। जब सन से किरणें आती हैं, देखिए सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे आती हैं, नीचे की तरफ पृथ्वी पर पड़ती हैं, फिर वो ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर जो भी आपकी ग्रीन हाउस यानी वाली जो गैसें होती हैं, जैसे CO2, CH2, N2O, ये गैसें इस किरणों को दोबारा से पृथ्वी पर वापस कर देती हैं। जब वापस कर देती हैं तब पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये आपका नेचुरल इफ़ेक्ट होता है। नेचुरल इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए आपके सनलाइट से सूर्य की किरणें आईं, पृथ्वी से टकराईं, और पृथ्वी से टकराने के बाद जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो फिर वे वापस यानी जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाली गैसेज हैं उनसे टकराकर पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिस कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इस प्रकार यानी आपका जो ह्यूमन वाला होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, देखिए ह्यूमन वाले में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वह बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इसलिए ये गैसेस कम ऊंचाई पर ही प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए जब सनलाइट आती है तो वह पृथ्वी पर पड़ने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो ये बहुत जल्दी रिफ्लेक्स हो जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाती है, और पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस कारण यह हानिकारक भी हो सकता है। तो ये आपका होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसमें नीचे की तरफ हमने बताया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं
वह कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस होती हैं। यानी इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने बताया था और इसमें भी हमने नोट किया है, डिस्कस द मैन मेड सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो मनुष्यों के द्वारा पोल्यूशन होता है उसको आपको बताना है, अच्छे से डिफाइन करना है। यानी ह्यूमन के द्वारा कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, किन किन टाइप के आपके पोल्यूशन होते हैं, ह्यूमन क्या करता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें क्या है, मैन मेड पोल्यूशन, यानी वह पोल्यूशन जो ह्यूमन के द्वारा कॉज होते हैं, मनुष्यों के द्वारा कॉज होते हैं यानी होते हैं, उनको मैन मेड पोल्यूशन कहा जाता है। ह्यूमन के द्वारा इन्वायरमेंट में बहुत से पोल्यूशन कॉज होते हैं। ये पोल्यूशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। देखिए, ह्यूमन के द्वारा एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होता है। ये सभी पोल्यूशन जो भी हैं आपके, वे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं और नई नई जो बीमारी उत्पन्न हो रही हैं वह सब ह्यूमन के द्वारा ही जो पोल्यूशन होता है उन्हीं से उत्पन्न हो रही हैं। कैंसर जैसी डिसीज़ रेडियो एक्टिव तत्वों से यानी आपकी बॉडी में पहुंच रही हैं, जो रेडियो एक्टिव किरणें, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। और ब्रेन की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह पोल्यूशन के कारण ही होती हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण के कारण। और जो बॉडी में पेन होता है, सर में दर्द होता है, ये सब आपका पोल्यूशन के कारण ही होता है। मलेरिया जैसी डिसीज़ भी आपकी पोल्यूशन के कारण होती है। और जो यानी वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन में जब मच्छर हो जाते हैं यानी आपकी गंदगी हो जाती है आस पड़ोस, फिर वो मच्छर जो होते हैं आपकी बॉडी पर बैठते हैं, यानी जो मॉस्किटो होते हैं वह आपकी बॉडी पर बैठते हैं और आपको काटते हैं, जिस कारण मलेरिया डिसीज़ हो जाती है। तो यह आपके सब जो मैन मेड सोर्स हैं पोल्यूशन के, उन्हीं के कारण ये सब डिसीज़ हो जाती हैं। इसमें नीचे की तरफ हमने बताया भी है कि मैन मेड के द्वारा यानी मैन के द्वारा कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी ह्यूमन के द्वारा होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी ह्यूमन के द्वारा हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। यानी जो वेस्ट वाटर होता है उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आप वाटर पोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी वेस्ट वाटर क्या होता है, जो वाटर ख़राब हो, जिससे हमें हानि हो। और वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जो पोल्यूशन यानी जो भी वाटर आपका गंदा संदा हो, वह आपका वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, यदि वाटर में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाता है, कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाता है जिससे वाटर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर चेंज हो जाते हैं, जिसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या टाइप होते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे यानी जो वाटर होता है, यानी जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, बहुत से उसमें केमिकल मिक्स होते हैं और वह आपका जो अर्थ पर जाता है तो वह आपका वाटर में मिल जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो जाता है। डोमेस्टिक सीवेज होते हैं जो, यानी घरों का जो कूड़ा करकट होता है वह बहुत से लोग वाटर में डाल देते हैं, जिस कारण वाटर पोल्यूशन हो जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव यानी बहुत से मिनरल्स पृथ्वी से निकलते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं और वह वाटर में डाल दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, जिस कारण जो है आपका वाटर पोल्यूशन हो जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है वह तालाबों, नदियों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो जाता है। मीनिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी जब आपके खनिज पदार्थों को खोदा जाता है और बहुत से तत्वों को निकालने के लिए पृथ्वी को खोदा जाता है, तो जिस कारण जो खुदाई होती है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वह वाटर में मिल जाते हैं, जिस कारण वाटर पोल्यूशन हो जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है,
बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। आपका क्वेश्चन में पूछा गया है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर, यानी इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है वेस्ट वाटर। वाटर पोल्यूशन से बहुत सी डिसीज़ हो जाती हैं, वेस्ट वाटर से कैंसर जैसी डिसीज़ हो जाती है। तो इसमें आपने इतना टॉपिक कवर किया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन किया है, क्योंकि आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला ये क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस आपके इसमें पार्ट्स ज़्यादा याद करने हैं। यानी आप इसको एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, 100% समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पोल्यूशन कॉज बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी जो पोल्यूशन ऑक्साइड के कारण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के कारण होते हैं, उसको इसमें बताना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह 2 फॉर्म में पाया जाता है, यानी पहला होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सेकेंड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, यानी ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, ये एयर से भारी होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन गैस होती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये आपकी रेडिश ब्राउन गैस होती है। उसके बाद इन दोनों गैसों के टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं, ये लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, कफ आने लगता है, रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होता है वह इफ़ेक्टेड हो जाता है, और बॉडी के बहुत से पार्ट्स इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। और इसके कारण बहुत से पोल्यूशन होते हैं, जैसे आपके एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक गैसेज होती हैं और ये हमारे वातावरण में मिली हुई होती हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर आपका आता है सल्फ़र ऑक्साइड। सल्फ़र के कारण भी जो एयर पोल्यूशन होता है वह हो जाता है। देखिए सल्फ़र ऑक्साइड का आपका फार्मूला होता है SO2, जिसको हम कहते हैं सल्फ़र ऑक्साइड। यह कहाँ से मिलता है, यह पेट्रोलियम को जलाने से निकलती है। जो सल्फ़र ऑक्साइड होती है यानी डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी पेट्रोलियम को जलाने से मिलती है, और जो कोल होता है उसको जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलती है। जब ये वाटर वेपर से एटमॉस्फेयर में मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। जब आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जब ये वाटर वेपर से यानी बूंदों से मिलते हैं, यानी वाटर के कणों से मिलते हैं, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं उससे क्रिया कर कर। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यह हानिकारक सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है। प्लांट को यानी जो भी भोजन बनाने की आवश्यकता होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके प्लांट को भोजन तैयार नहीं करने देता है, और यह रिस्पायरेटरी ट्रैक को डैमेज कर देता है। इसके कारण अस्थमा की डिसीज़ भी होती है, और इसी के कारण जो सल्फ़र आपका होता है सल्फ़र ऑक्साइड, इसी के कारण आपकी एसिड रेन होती है। तो ये आपके इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है गैस, इसके बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होते हैं, पोल्यूशन कॉज होते हैं। वाटर पोल्यूशन भी कॉज हो जाता है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन इसलिए कॉज होगा क्योंकि ये एसिड रेन कराती है। जब एसिड रेन होती है तब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस जो केमिकल रूल है 1889। देखिए रूल आपके कई प्रकार से आते हैं, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें हमने कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन बताया था, यानी उसमें हमने जो रूल बताया था वह 2000 वाला बताया था, और इसमें जो रूल है आपका 1989। तो दोस्तों रूल तो वही रहता है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, यह रूल 1889 यानी 1989 में बनकर तैयार हो गया था। इस रूल में 20 सेक्शन हैं एंड 12 शेड्यूल हैं।
20 सेक्शन इसमें प्रेजेंट हैं और 12 शेड्यूल हैं। यह एक यानी जो यह एक्ट था इसलिए तैयार किया गया था ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी इन्वायरमेंट को जो हानि पहुंच रही है उसको रोका जा सके। बहुत से कारक हैं जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको रोका जा सके, पोल्यूशन होने से बचाया जा सके, यानी जो पोल्यूशन हो रहा है उसको बचाया जा सके। इसमें नीचे की तरफ हमने लिखा हुआ है यह रूल 9 नवंबर यानी 19 नवंबर 2000 को संशोधित किया गया। जो 19 नवंबर था और 2000 सन में इसको संशोधित कर दिया गया। इस रूल में बताया कि जो हजार्डस केमिकल यूज़ होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग करने में जो केमिकल यूज़ होते हैं इनका यूज़ बहुत सावधानी से करें। जो हजार्ड्स होते हैं इनका यूज़ बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस एक्ट के द्वारा हजार्ड्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को सेफ्टी करनी चाहिए, यानी जो हजार्ड्स होते हैं उनको सेफ्टी करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इनकी स्टोरेज सेफ होनी चाहिए, इनकी जो स्टोरेज है बस सेफ होनी चाहिए। इस एक्ट के द्वारा इनका इंपोर्ट भी बहुत सावधानी से होना चाहिए। इंपोर्ट इसका बहुत सावधानी से करना चाहिए, ऐसे इंपोर्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि ह्यूमन को कोई हानि पहुंच जाए, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इस एक्ट में आपका बस हजार्डस केमिकल के बारे में ही बताया गया था कि जो आपके हजार्ड्स केमिकल हैं वह आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक हैं। उन केमिकल को आप सेफ तरीके से यूज़ करें, स्टोर करें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें। यह सब इस रूल में आपका बताया गया था। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है डिस्कस वेहिकुलर पोल्यूशन एंड द मेजरमेंट बीइंग टेकन टू कंट्रोल इट। तो दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि वेहिकुलर मीन्स क्या होता है। वेहिकुलर वही होते हैं जो आपके रोड पर जो वाहन चलते हैं, यानी जो कार होती हैं, जो ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, ये सब आपके वेहिकुलर के अंदर आते हैं। दोस्तों तो आपको बस इसमें यही बताना है कि जो वेहिकुलर होते हैं उनके कारण कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, कैसे प्रदूषण होता है। तो इसमें क्या है, वेहिकुलर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन व्हीकल्स के द्वारा होता है उसको वेहिकुलर पोल्यूशन कहा जाता है। इसको आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी आपके एयर में इनका जो भी धुआं होता है, जो वेहिकुलर होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनका धुआं हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है और ये हमारी बॉडी में एयर के रूप में चले जाते हैं जिसके कारण अस्थमा डिसीज़, COPD डिसीज़ हो जाती है। तो इनको रोका कैसे जा सकता है, देखिए पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ड्राइवलेस। अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ड्राइव करने की तो आप फ्री में ड्राइव ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि कम दूरी हो तो आप पैदल निकल जाएं। तो इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्राइव बाइस, यानी जितना ज़रूरी हो उतना ही आप ड्राइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले जाएं। और जो आपके वाहन होते हैं जैसे जो बस चलाई जाती हैं, इन पर आपको ज़्यादा यात्रा करनी है क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं एक साथ में। अपनी कार को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है चूज़ फ्यूल इफ़िशिएंट व्हीकल, यानी जो आपकी व्हीकल में अच्छा फ्यूल पड़ता हो उसको ही डालें। ऐसा नहीं बेकार वाला फ्यूल डाल दिया जिसके कारण पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है डू नॉट आइडल, यानी जो आपकी रेड लाइट लगी होती हैं वहाँ पर जब पर्सन रुकता है तो आपको अपनी कार जो होती है उसको स्विच ऑफ कर लेनी चाहिए, यानी उसको बंद कर लेना चाहिए। उससे उसको स्टार्ट नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। फिर इसमें लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में ऑप्टिमाइज होम डिलीवरी, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम डिलीवरी करवाते हैं, यानी प्रोडक्ट को अपने घर पर मंगाते हैं, तो ऐसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है।
अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप होम डिलीवरी ना कराएं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वायरमेंट को मेंटेन बनाकर रखना, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना, जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में होता है उसको रोकना। ये सब आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन करने वाले कारकों को रोकना, जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं उन कारकों को आप रोकने का वर्क करेंगे। यह इसका उद्देश्य है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। दोस्तों हम इसमें थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आइडिया हम दे देंगे तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे और आप कल हमसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपने जो बताया है भाई मेरे एग्ज़ाम में आया था, उसको हमने लिख पाया है। फिर इसमें लिखा हुआ इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन लिविंग इन्वायरमेंट। आपका वही क्वेश्चन है कि आपका जो पोल्यूशन होता है वह लिविंग इन्वायरमेंट, यानी जो आपके जीवित प्राणी हैं इन्वायरमेंट में, उन पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको भी थोड़ा हमने डिफ़ाइन किया है। पोल्यूशन का लिविंग इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो पोल्यूशन होता है इसका लिविंग इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लिविंग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यानी पोल्यूशन से, जिसमें ह्यूमन में बहुत से डिसीज़ पोल्यूशन के रीज़न से हो जाती हैं। जो ह्यूमन होता है उसमें बहुत सी डिसीज़ और एनिमल में बहुत सी डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे मलेरिया जैसे डिसीज़, कैंसर और जितनी भी डिसीज़ होती हैं आपकी, स्वाइन फ्लू, फीवर, ये सब आपकी जो पोल्यूशन के कारण हो जाती हैं डिसीज़। यह ईटिंग प्रोडक्ट पर भी अपना इफ़ेक्ट डालता है। जो खाने वाली आपकी थिंग्स हैं यानी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी ये अपना इफ़ेक्ट डालता है। प्लांट एंड एनिमल पर भी ये अपना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसमें आपने पढ़ लिया है कि आपका जो पोल्यूशन होता है वह लिविंग इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। आपको जितने पॉइंट्स पता हों आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश करें, उसको अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करें। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़कर जाइए अच्छे से। यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फंगीसाइड्स। जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं एंड बायो फंगीसाइड्स होते हैं, इनके आपको यूज़ को लिखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बायो पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। तो बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो प्लांट को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया प्लांट को हानि पहुंचाते हैं, तो बायो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये उस बैक्टीरिया से प्लांट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, जिनको हम बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये नेचुरल मटेरियल के बने होते हैं। इनके यूजेस क्या हैं? यूज़ आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ प्लांट को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। फिर इसी का टॉपिक है एक बायोफंगीसाइड्स। बायोफंगीसाइड्स वे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की जड़ों को फंगाई से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। यानी बहुत से फंगाई ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देते हैं और प्लांट का विस्तार नहीं होने देते हैं। तो जो आपके बायोफंगीसाइड्स होते हैं ये आपके जो फंगाई होते हैं उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, जिनको बायोफंगीसाइड्स कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हमने बहुत आसान भाषा में लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मीनिंग और आपका डिफॉरेस्टेशन। तो मीनिंग क्या होता है? जब हम मिनरल वैल्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अर्थ से निकालते हैं, यानी कोई भी मिनरल्स हो गए जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि जैसे आपने माना आप कोई मिनरल्स पृथ्वी से निकाल रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं, खोद कर निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनिंग। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है?
मीनिंग का इफ़ेक्ट एयर पोल्यूशन पर पड़ता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और आपका सॉइल पोल्यूशन भी होता है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी जो पेड़ होते हैं, वन होते हैं, उनको जब काट दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में चर्चा की गई है, जो आपके घरों में नल लगा हुआ है, हेडपम्प लगा हुआ है, इसका जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, यानी जो आपके कृषि क्षेत्र में मोटर लगे हुए हैं, इनका वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वह किस कारण जा रहा है? तो इसी के बारे में चर्चा इसमें की गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लोअरिंग ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर। ग्राउंड लेवल वाटर लोअर क्यों होता जा रहा है? यानी इसमें जो पीने वाला वाटर है उसका लेवल कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन अपने यूज़ के साथ साथ वाटर को वेस्ट भी करता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन वाटर को वेस्ट करता है, जिस रीजन से वाटर लेवल ग्राउंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत से इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं उसके रीजन से भी वाटर आपका नीचे बढ़ता जा रहा है। जो आपके पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी कटाई के कारण भी वाटर नीचे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में बताया जा सकता है, क्योंकि एसिड रेन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में SO2 तथा NO2 जब वाटर के साथ क्रिया करते हैं, जो SO2 गैस होती है और NO2 गैस होती है, जब ये वाटर के साथ क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ में पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के रीज़न क्या हैं? इसके बहुत से रीज़न हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो भी NO2 एंड SO2 गैस निकलती हैं, ये आपका एक रीज़न हो सकता है। सड़क पर चल रहे वाहनों से जो गैसेस निकलती हैं, ये आपकी एसिड रेन का रीज़न हो सकती हैं। और जो ओजोन परत का यानी क्षीण हो रहा है, वह भी आपका एक एसिड रेन के रूप में रीज़न हो सकता है। पोल्यूशन के कारण भी आपका एसिड रेन हो सकता है। तो इसमें आपने पढ़ा कि एसिड रेन क्या हो सकता है, यानी एसिड रेन क्या होता है, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं वह आपको हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहे हैं। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि डिस्कस द नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इट ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स। जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के लिए जो भी नेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और उनके क्या क्या फीचर होते हैं, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन बहुत प्रकार की होती है, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ये सब आपकी आपदा प्रबंधन के अंदर आता, यानी आपदाएं होती हैं। और इसको प्रबंधन करना यानी इनकी देख रेख करना, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनकी सहायता करना, यह सब आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो नेशनल पॉलिसी होती है, इसका जो हेड होता है वह आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए ये पॉलिसी तैयार की गई है। ये पॉलिसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए तैयार की गई है। इसमें स्टेट लेवल पर भी बहुत सी छोटी छोटी कमेटी होती हैं और आपकी ज़िला लेवल पर भी बहुत सी छोटी छोटी कमेटी होती हैं। नेशनल पॉलिसी द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पर वर्क करती है। जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उस पर आपकी नेशनल पॉलिसी एक्ट करती है, यानी उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ ये चलती है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव इसके हैं डिज़ास्टर रिस्क को पहले से ही कंट्रोल करना। अगर आपको लग रहा है किसी क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, तो उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही निकाल लेना चाहिए। और सभी प्रकार के डिज़ास्टर में वर्क करना,
यानी कोई भी प्रकार का आपका डिजास्टर होता है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी कह दे हम केवल एयर पोल्यूशन के लिए, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार का अगर डिजास्टर आता है तो उसमें इस पॉलिसी को बर करना होता है, इसका कर्तव्य होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका शॉर्ट नोट के रूप में हमने लिखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं। इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन प्लान। इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन प्लान का क्या मीन्स होता है कि इमरजेंसी में यदि कोई आपदा आ जाती है या किसी बाहरी कंट्री के द्वारा आक्रमण हो जाता है, यानी कोई बाहरी जो कंट्री होती है वह अटैक कर देती है, तो इस कंडीशन में एक कमेटी वर्क करती है जिसे इमरजेंसी कमेटी कहा जाता है। क्योंकि इमरजेंसी यानी बहुत ज़रूरत होती है तो इसलिए एक कमेटी गठन की गई जिसको कहा जाता है इमरजेंसी कमेटी। इसमें किसी भी डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के पहले से ही कुछ उपाय तैयार कर लिए जाते हैं, उन तरीक़ों के द्वारा उस डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जाता है, तो यह आपकी इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन प्लान कहलाता है। नीचे की तरफ बताया गया है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन आपने कम्युनिटी फार्मेसी में भी पढ़ा, आप वहाँ से उसको थोड़ा सा मिक्स करके लिख पाएंगे। और डिसमिनेशन क्या होता है, देखिए डिसमिनेशन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक दूसरे के थॉट आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाता है। यानी इसमें जैसे बीमारी फैलती है एक दूसरे के पास, तो ऐसे ही इसमें जो विचार होते हैं, जो थॉट होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा अच्छे विचार रखता है तो उसके विचारों को फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना, यानी जब आप जिस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं तो अपने थॉट आइडिया इमोशंस को उस पर्सन को शेयर करना, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ जाता है। फिर इसमें इकोसिस्टम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इन्वायरमेंट के पेपर में हर बार क्वेश्चन ये आता है, तो इसीलिए इसको भी हमने इसमें ऐड किया है, इसको डिफाइन किया है। तो इसमें क्या है, यह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जो पर्यावरण होता है और वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं उनके संबंधों पर अध्ययन किया जाता है कि एक जीव अपने पर्यावरण आस पड़ोसियों के साथ कैसे अपना जीवन जी रहा है, तो उसका अध्ययन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। फिर इसमें बताया गया है कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता अबायोटिक इकोसिस्टम, एक होता बायोटिक। अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सबसे पहले अबायोटिक को बताते हैं। अबायोटिक इसमें टाइप है, पहला टाइप लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में N2O2 फास्फोरस और जो आपकी H2O यानी जल आता है, ये आपके अबायोटिक में आ जाते हैं। और उसके बाद जैव घटक यानी बायोटिक। बायोटिक 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मीन्स जो उत्पादक होता है, यानी जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, यानी जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ अपने लिए खाना बनाते हैं और मनुष्यों के लिए भी, यानी उसमें फल फ्रूट्स आते हैं, यह आपका प्रोड्यूसर हो गया आपका पेड़। फिर जो उसको खाते हैं यानी जो उसको कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। और डिकम्पोज़र क्या होते हैं, जब कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो निवास करते हैं यानी उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोज़र। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड चेन, यानी फूड चेन क्या है। फूड चेन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता क्वेश्चन, यानी फूड चेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों अभी तक हम जितना पिछले क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं,
पिछले ईयर के जो पेपर हैं आप उनको एक बार देखना, मॉडल पेपर को खोलना, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों इसको हमने अपनी भाषा में लिखा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखा है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट में बना दीजिए, तो हमने इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उनको बना दिया है। आप बस इतने क्वेश्चन को देखकर अच्छे से एग्ज़ाम देने चले जाएं। आप जब एग्ज़ाम देकर निकलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ उस वीडियो से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया गया है तो लगभग इसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। अगर इस फॉर्म में नहीं आते हैं तो अदर फॉर्म में आएंगे, लेकिन आपको इसका तरीका हम बता दे रहे हैं, आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? एक जीव का दूसरे जीव के द्वारा उपभोग करना, यानी एक जीव जो होता है वह दूसरे जीव को खाता है, और यह जो प्रक्रिया होती है एक क्रम से होती है, जिसको हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन का एग्जाम्पल पूछा गया है, जैसे घास को टिड्डा खाता है, तो टिड्डा को खाने के बाद टिड्डा को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है, सांप को मोर खा लेता है। तो ये आपकी एक क्रमबद्ध श्रृंखला हो गई, जिसको हम कहते हैं फूड चेन। टाइप ऑफ फूड चेन क्या होते हैं? फूड चेन जो होती हैं वह 3 टाइप की होती हैं। पहली क्या होती है? 3 स्टेप फूड चेन, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। इसका एग्जांपल लिखा हुआ, शाकाहारी पौधे, उसको हिरन खाते हैं, हिरन को शेर खा लेता है। ये आपकी 3 स्टेप वाली हो गई। जो 4 स्टेप वाली श्रृंखला होती है वह कौन सी होती है? देखिए, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खा लेता है मेढक, और मेढक को खा लेते हैं पंछी। तो ये आपकी 4 स्टेप की हो गई। और 5 स्टेप वाले में क्या है? इसमें घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक, और मेढक को खाता है सांप, और मोर को यानी सांप को खाता है मोर। ये आपकी 5 स्टेप वाली जो फूड चेन होती है वह इसमें आ गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट में नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन आपको पहले से ही कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि नॉइज़ यानी ध्वनि प्रदूषण, इसको आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इसको कवर कर लिया है, इसका तरीका समझा दिया है। इसी प्रकार से आप जो अदर पोल्यूशन होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, उसको भी आप इसी प्रकार से डिफाइन कर देंगे। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? जब ध्वनि में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी नॉइज़ पोल्यूशन के 2 प्रकार के सोर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल सोर्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स में क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का फटना, या आपका जो लाइट, यानी जब बारिश होती है तो बिजली गिरती है, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ये आपके नेचुरल सोर्स हो गए। उसके बाद जो आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं, ये मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे जो सड़क पर वाहन चलते हैं, ये मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और कम्युनिटी में जो डीजे बजता है, साउंड होती है, लोग ज़्यादा तेज़ चिल्लाते हैं, बोलते हैं, इसके कारण भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ होता है, यानी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशीन चलती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ये आपकी इंडस्ट्रियल नॉइज़ के कारण पोल्यूशन हो जाता है। तो ये आपके सोर्स हो गए हैं कि किस सोर्स से आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यानी कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपका जो घर में जैसे मिक्सी चलाते हैं बहुत लोग, तो मिक्सी का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉइज़ होता है। कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। और एडजस्टमेंट ऑफ मशीन को, अगर कोई भी मशीन है, जब तक उसकी ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो उसका यूज़ ना करें। और बिल्डिंग लेआउट, यानी इस प्रकार से घर बनवाना चाहिए, इस प्रकार से रूम बनवाने चाहिए जिसमें नॉइज़ कम से कम बाहर जा सके। लोगों को एजुकेट करके नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब लोग कंट्रोल हो जाएंगे, यानी जब लोग एजुकेट हो जाएंगे,
तो पोल्यूशन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी लाइफ के लिए। फिर इसमें हमने ऊपर की तरफ 3 पोल्यूशन लिखे हुए हैं, जिसमें सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा से इसको लिखते चले आ रहे हैं। तो जो सॉइल पोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको हमने कवर कर लिया है इन्हीं क्वेश्चन में। और जो वाटर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन, इसको दोस्तों प्लीज़ आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें बताते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जिनसे बहुत सी हानिकारक अल्फ़ा बीटा किरणें निकलती हैं, जो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं, जिसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी में बहुत हानिकारक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ में फैलकर ह्यूमन को हानि पहुंचा देते हैं, यानी ये हमारी पृथ्वी पर फैल जाते हैं और ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जैसे आर्सेनिक है, रेडियम है, जब इनकी खुदाई की जाती है तब ये प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी ये मिनरल्स निकलते हैं, और इनसे जो किरणें निकलती हैं तो ये हमारे वातावरण को बहुत ही हानिकारक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी देश में परमाणु बम डाला गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, जिसके कारण पोल्यूशन हो जाता है। जैसे जापान में जो नागासाकी है उस पर जो परमाणु बम डाला गया था, जापान में या अमेरिका में, ऐसे ही कुछ था, कन्फ्यूज़न है, उसमें डाला गया था। तो जापान में अभी तक बच्चे विकलांग होते हैं, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वह अभी तक विकलांग होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ लगभग हज़ारों साल तक इनका इफ़ेक्ट बना रहता है, तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होते हैं उनके सोर्स क्या होते हैं? इसके नेचुरल सोर्स भी होते हैं और ह्यूमन के द्वारा भी ये होता है। नेचुरल सोर्स क्या है? जो पराबैंगनी किरणें हैं वह आपके रेडियो एक्टिव तत्वों को रिलीज़ करवाते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण और जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है। जब ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो जिस कारण उससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं तो वह पृथ्वी पर आ रही हैं। फिर इसमें नीचे बताया गया है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली चट्टान, पृथ्वी में जो चट्टान पाई जाती हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, आर्सेनिक, रेडियम प्रेजेंट हैं, जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलकर हमारी ह्यूमन बॉडी को हानि पहुंचा रही हैं। ह्यूमन सोर्स भी होते हैं, जैसे नाभिकीय विस्फोट और चिकित्सा क्षेत्र। जैसे चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और एक्सरा कराया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव किरणें इनसे रिलीज होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, ह्यूमन की लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन हमने डिफ़ाइन किया है, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी। जो पॉलिसी होती है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, इसको भी हमने अच्छे से ही डिफ़ाइन किया है। जितने भी क्वेश्चन डिफ़ाइन किए हैं हमने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किए। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जो दोस्त कन्फ्यूज़न में हैं कि इन्वायरमेंट में क्या पढ़ें, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे तो आपके साथ भगवान बहुत अच्छा करेगा और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें बताया गया है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी क्या होती है। यानी हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, जिसमें बहुत से प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। यदि इन पोल्यूशन को रोका ना जाए तो ये अर्थ एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स रह ही नहीं जाएंगे और जीव जंतु भी नहीं रह जाएंगे, जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी तैयार की गई है, जिसे कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है सॉइल पोल्यूशन।
मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सॉइल क्या होती है, यानी जो पृथ्वी होती है यानी लैंड की ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं। फिर सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? विभिन्न ह्यूमन एक्टिविटी के रीज़न से, यानी जो सॉइल होती है उसकी फिजिकल केमिकल कंडीशन चेंज हो जाए। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो सॉइल होती है उनकी जो केमिकल और फिजिकल कंडीशन होती है वह जो चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सॉइल प्रदूषण, यानी सॉइल की उर्वरता समाप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं सॉइल प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन के रीज़न क्या होते हैं? जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग से अपशिष्ट निकल रहे हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं, जिस कारण ये पोल्यूशन हो जाता है। घरेलू व शहरी अपशिष्ट, यानी जो घरेलू कचरा होता है यानी कूड़ा करकट होता है और जो शहर में होता है ये सब मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण सॉइल आपकी बेकार हो जाती है, मिट्टी बेकार हो जाती है। कृषि रासायनिक पदार्थ के कारण भी होता है सॉइल प्रदूषण, और वनों की कटाई के कारण भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई होती जा रही है, जिस कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। फिर बताया गया यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, यानी वह एनर्जी जो हम सन से प्राप्त करते हैं यानी सूर्य से प्राप्त करते हैं, उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। यह रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, यानी इनका बार बार यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इनको रिन्यूएबल सोर्स कहा गया है। यह कभी ना एंड होने वाली एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत से प्लांट चलाने में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, यानी जो आपकी सूर्या प्लेट्स होती हैं वह बहुत से प्लांट्स में लगी होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर लगी होती हैं, जिनका यूज़ एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री को चलाने में जो मशीन्स होती हैं उनको चलाने में, और घरों में आपके फैंस, टीवी, कूलर चलाने में इनका यूज़ किया जाता है। कृषि क्षेत्र में मोटर चलाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो ट्रैक्टर आते हैं उनको चलाने में इनका यूज़ किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से देख लें एक बार। यानी जो रिसोर्सेज हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरली रूप से प्राप्त होते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कैन नॉट बी रिप्लेस इन अवर लाइफ टाइम, यानी जिनको हम लाइफ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, एक दिन में समाप्त हो जाएंगे। इनका एग्जांपल है ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, गैसोलीन। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी जिनका यूज़ हम हमेशा कर सकते हैं, जैसे सन, वाटर, विंड, सॉइल, प्लांट, एनिमल। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर है उसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रत्येक बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को कल हमने लिखा और उसकी वीडियो बनाई। आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, और उसके बाद इन क्वेश्चन को हमने थ्योरी के रूप में डिफाइन कर दिया। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।